Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, FAQs फिजिक्स सीरीज़ की ये सेकेंड वीडियो है जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कारआमद है। और इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का जिक्र करेंगे जो फ्रीक्वेंटली इंटर बोर्ड में आते हैं और ये 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। पहला न्यूमेरिकल है 12.6 2 charges of 2 exponent -7 coulomb and -5 × 10⁻⁻7 coulomb are placed at a distance of 50 cm from each other. Find a point on the line joining the charges at which electric field is 0. तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। यहाँ में दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक है पॉजिटिव 2 × 10⁻⁻7 कूलम, उसको हमने Q1 का नाम दे दिया, और एक -5 × 10⁻⁻7 कूलम है, उसको हमने Q2 का नाम दे दिया। याद रहे कि यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो डायरेक्शन के लिए दिए होते हैं फील्ड की, और यहाँ हमने क्या किया कि पॉजिटिव को Q1 के साथ और नेगेटिव को Q2 के साथ यहाँ वेरिएबल के साथ लिख दिया, जबकि यहाँ सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड रखी है। दोनों का चार्जेस का आपस का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। अब कंडीशन कुछ इस तरह से कि दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर आर डिस्टेंस पे मौजूद हैं, और हमें एक पॉइंट यहाँ पर फाइंड करना है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर ये दोनों चार्ज सिमिलर होते यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होते तो फिर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी इस सेंटर में इन बिटवीन 0 होती। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की अगर सेंटर में चेक करें, हम किसी पॉइंट के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी इस पर्टिकुलर कहीं भी पॉइंट पर, और जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो ये जो रेड कलर में आपको फील्ड नज़र आ रही है Q1 की है, और ये जो ब्लू कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Q2 की है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। अब दोनों की डायरेक्शन चूँकि सेम है तो जब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा, चाहे ये वैल्यू दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो या दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो। दो नंबरों को जब भी आप सम करेंगे पॉजिटिव नंबर्स को तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन बिटवीन Q1 एंड Q2 देयर विल बी नो पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब दो कंडीशन रह गई, या तो हम चेक करें राइट साइड पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसी पॉइंट पर 0 है, या फिर लेफ्ट साइड पर। तो आइए पहले चेक करते हैं कि राइट साइड पर क्या होगा। तो Q1 चूँकि छोटा चार्ज है यानी 2 exponent -7 कूलम है, तो ये जो पॉइंट है ये Q1 से बहुत दूर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगी, वीक होगी, मैग्नीट्यूड उसका कम होगा। और Q2 के ये वाली साइड पर कहीं भी आप देखेंगे तो Q2 का जो डिस्टेंस है वो कंपेरेटिव Q1 से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है कि इसकी फील्ड ज़्यादा होगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। यानी यह इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो Q1 के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज है, राइट साइड पर डायरेक्शन है ये वाली, और Q2 के लिए टुवर्ड्स द चार्ज है ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होते जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का चार्ज डिफरेंट है, ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है और ये वीक चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। इन दोनों को जब भी दो डिफरेंट नंबर्स को ऐड करेंगे जो कि अपोजिट हों तो इनका सम 0 नहीं हो सकता। अब आइए कंडीशन रह गई हमारी इस लेफ़्ट साइड पर। तो इस लेफ़्ट साइड के पॉइंट पर अगर देखें तो ये बहुत करीब है P पॉइंट Q1 से, तो इसकी फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जो Q2 है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टुवर्ड्स द चार्ज है वो यहाँ पर तकरीबन इसी के ही बराबर होगी। उसकी वजह है कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो भी ज़्यादा है। डिस्टेंस के ज़्यादा होने से फील्ड कम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हमने P को एक पॉइंट मान लिया जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यही एक पॉसिबिलिटी बनती है थर्ड वाली। तो आइए फिर सपोज कर लेते हैं कि P इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0। इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर दोनों की फील्ड चूँकि 0 है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब फार्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो KQ1 अपॉन डिस्टेंस इसका Q1 का इस P पॉइंट पर x है तो x स्क्वायर हो गया।
और अगर आप Q2 का डिस्टेंस देखें तो वो x प्लस आर के इक्वल है, तो k Q2 अपॉन x प्लस R2 का स्क्वायर। k से k यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, Q1s को एक तरफ रखते हैं और स्क्वायर्स को एक तरफ रख देते हैं, और इस स्क्वायर को अगर हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें इस तरह से, तो आसानी से हम अंडर रूट लेकर इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक्सपोनेंट को कैंसिल कर देते हैं और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 5 डिवाइड बाई 2 2.5 होता है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और यहाँ स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब दोनों तरफ अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये कंडीशन कुछ यूँ आ जाएगी, और अगर हम x से सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड पर x को, तो फिर 1.58 माइनस 1x हो जाएगा 0.58, और 0.5 ऐसे ही है। नाउ डिवाइडिंग बाय 0.58 ऑन बोथ साइड वी गेट 0.5 डिवाइड बाय 0.58। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 0.86 मीटर फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज और Q1। तो ये वो पॉइंट है Q1 से 0.86 मीटर पे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। Now numerical number 12.9. A proton of mass 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kilogram and charge 1.6 exponent minus 19 coulomb is to be held motionless between two horizontal plates 10 centimeter apart. Find the voltage required to be applied between the plates. तो मास और चार्ज आपको गिवन है, हमने मास को m से रिप्रेजेंट कर दिया, चार्ज q है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो गया d। हमें फाइंड करना है कि कितना वोल्टेज दो प्लेट्स के बीच में होगा जिसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है वो मोशनलेस होगा। तो अगर आप किसी दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच में एक प्रोटॉन को मोशनलेस बनाना चाहते हैं तो वहाँ दो फोर्सेस को इक्वल होना ज़रूरी है। एक इसका वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ऊपर की तरफ इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली फोर्स है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो प्रोटॉन मोशनलेस होगा। तो आइए इस कंडीशन को लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द प्रोटॉन इन ऑर्डर टू कीप द प्रोटॉन मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला Q इंटू E है और वेट होता है mg के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड की इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास है V अपॉन D। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अब इसको अरेंज करने पर हमें वोल्टेज का एक फार्मूला मिल गया जिसमें सारी वैल्यू हम रख सकते हैं। यहाँ G की वैल्यू डेटा में नहीं डाली, लेकिन बहरहाल सबको मालूम है कि G की वैल्यू 9.8 होती है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी इजीली फाइंड द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स, और वो है 1.02 इंटू 10⁻⁸ वोल्ट्स। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 12.11। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर स्फीयर each 10 gram so that electrostatic repulsion is balanced by the gravitational force। यहाँ हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी एग्जाम में गिवन होता है, कभी नहीं गिवन होता है, लेकिन इसको आपने मेमोराइज करना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, जबकि मास हमें गिवन है स्फीयर का और वो है 10 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया हमने 1000 से डिवाइड करके। और यहाँ हम अगर कंडीशन समझे कि दो स्फीयर हैं जिनका मास सेम है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है दोनों साइड से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं वो हमें फाइंड करने हैं, ताकि दोनों फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन की और कूलम्बिक फोर्स कूलम्स लॉ की आपस में बैलेंस हो जाए। तो ये दो कांस्टेंट एग्जाम में गिवन होंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट। तो आइए कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो यहाँ दिया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें कि ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कूलम का फार्मूला हमारे पास मौजूद है KQ² और न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला G m1 m2/r²। याद रहेगा क्या Q1 Q2 इक्वल हैं तो Q² हो गया, और यहाँ मास m1 m2 इक्वल हैं तो ये हो गया m²। इस फार्मूले को हमने अरेंज किया r² को कैंसिल आउट करने के बाद, तो यहाँ से हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम इस सारी गिवन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें चार्ज की वैल्यू मिल गई
8.6 इंटू 10⁻13 कूलम। अब इस चार्ज की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें एक रिलेशन मालूम है n इंटू ई। याद रहे कि E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और अगर आप उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल चार्ज आपको Q मिल जाता है। तो Q हम फाइंड कर चुके हैं, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पहले से पता होना चाहिए। हमने इसको अरेंज किया और सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल ली, तो ये आया 5.4 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के दौरान अगर आप अपने साथ कैलकुलेटर रख लें और इनको साथ साथ सॉल्व भी करते रहें तो ये आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी कैलकुलेशन करके कंफर्म कर सकते हैं कि रिज़ल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं, ताकि आपके कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर 12.16। 2 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड are joined in series and a potential difference of 300 volts is applied. Find the charge and potential difference for each capacitor. तो डेटा में 2 कैपेसिटर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, 2 माइक्रोफेराड और 8 माइक्रोफेराड, जबकि हमें पता है कि कैपेसिटर को सीरीज़ में इस तरह से लगाया गया है और इसके साथ जो बैटरी है उसका वोल्टेज 300 वोल्ट्स है। हमें फाइंड क्या करना है, दोनों के चार्जेस, इन दोनों कैपेसिटरों के चार्जेस Q1 Q2 और इनके ऊपर वोल्टेज V1 V2 फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं सीरीज़ के फार्मूले को अप्लाई करके। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 की वैल्यू पता है, एलसीएम हमने लिया 8 हो गया और ऊपर आ गया 4 + 1। एक अगर एलसीएम किसी को नहीं आता तो एक आसान सा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट C इज इक्वल टू ऊपर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर और नीचे सम ऑफ कैपेसिटर से भी निकाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक और मेथड भी है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस में मल्टीप्लाई ऊपर लिख दें, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो जो आपको सुटेबल लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया 5/8 1/C की वैल्यू। यहाँ आके स्टूडेंट C समझ के इसको आंसर लिख देता है, जबकि आपको आखिर में रेसिप्रोकल करना ज़रूरी है। तो हमने इसको रेसिप्रोकल करके डिवाइड किया, तो ये आ गई उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो इन दोनों की इक्विवेलेंट है। अब इस कैपेसिटेंस से हम निकाल लेंगे इनका जो टोटल चार्ज है वो फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू, ये जो इक्वलेंट कैपेसिटर के आपको नज़र आ रहा है, इसमें इस Q की वैल्यू को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू होता है CV। अब C हमने निकाल लिया है 1.6 और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 300 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ से आपको चार्ज मिल गया 480 माइक्रोकूलम। ये चार्ज इस कैपेसिटर का है जिसको हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम दिया हुआ। लेकिन सीरीज़ में पता है कि चार्ज सेम होता है, तो जो चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटर का है वही चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स पे भी आएगा। कैपेसिटेंस की हेल्प से हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम V1 निकालते हैं, जो कि होता है Q1/C1। Q1 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं और C1 आपको डेटा में दिया हुआ था 2 माइक्रोफेराड। दोनों को डिवाइड किया तो वोल्टेज आ गया 240 वोल्ट्स। और सिमिलर मेथड से हम V2 निकाल सकते हैं Q2/C2। अब Q2 यही है जो Q1 है, जबकि कैपेसिटेंस जो है वो 8 माइक्रोफेराड थी। यहाँ से आपको वोल्टेज मिल गया। एक और मेथड भी यहाँ हो सकता है जिससे आप इसकी वोल्टेज मालूम कर सकते हैं सेकेंड की, क्योंकि हमें पता है कि जो इसका इक्वलेंट वोल्टेज होता है वो इन दोनों वोल्टेज के सम के इक्वल होता है। तो अगर आपको एक वोल्टेज पता है 240, तो आप टोटल वोल्टेज जो बैटरी का उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 300 माइनस 240 इज इक्वल टू 60 वोल्ट्स। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, जिसको आप बेहतर समझते हैं उसको अप्लाई कर दीजिए। आंसर दोनों से सेम आएगा और दोनों मेथड सही है। न्यूमेरिकल नंबर 12.17। अ कैपेसिटर ऑफ 100 picofarad is charged to a potential difference of 50 volts. Its plates are then connected in parallel to another capacitor, and it is found that the potential difference between its plates falls to 35 volts. What is the capacitance of second capacitor? तो आइए सबसे पहले हम जो डेटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो एक कैपेसिटर दिया हुआ है 100 पिकोफेराड का और उसको 50 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर लिया। तो कैपेसिटेंस हो गया C1 और उसके साथ कनेक्ट होने वाली बैटरी हो गई 50 वोल्ट। जब एक और कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल में लगाया
तो देखा कि उसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। याद रहे कि दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, इसीलिए हमने उस वोल्टेज को V नाम दिया, क्योंकि अब दोनों का वोल्टेज सेम होगा, पहला कैपेसिटर और दूसरा जो इसके साथ कनेक्ट किया गया है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो कैपेसिटर है उसके साथ जो बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट्स की, उसकी वजह से यहाँ चार्ज स्टोर हुआ है वो हम फाइंड कर लेंगे जब इसको सेपरेटली कैपेसिटर को चार्ज किया गया था। तो फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, Q इज़ द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1। तो चार्ज है इसका 5000 पिको कूलम। अब जब इनको पैरेलल में लगाया गया किसी और कैपेसिटर के साथ जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और दोनों का वोल्टेज अब सेम है, तो अब जो वोल्टेज आ गया है तो कुछ चार्ज जो C1 में स्टोर हुआ था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा C2 में। इसका मतलब है कि अब जो C1 का चार्ज है वो कम हो गया इस वोल्टेज के ड्रॉप होने की वजह से। तो आइए उस चार्ज की वैल्यू को निकालते हैं जो C1 में वोल्टेज के ड्रॉप होने की वजह से हुआ है। तो Q1 उस चार्ज का नाम है जो बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया था कैपेसिटर को, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 100 जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ऐसे आ गया हमारे पास चार्ज 3500। तो हमें मालूम है कि यहाँ जो पहले चार्ज स्टोर हुआ था वो 5000 था और अब इसका चार्ज 3500 हो गया। इसका मतलब है कि जो बाकी चार्ज है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। उसकी वैल्यू हम सिंपली क्या करेंगे कि जो टोटल चार्ज है उसमें से ये जो स्टोर हुआ है उसको माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग है। तो 5000 माइनस 3500 को माइनस किया तो हमें ये चार्ज पता चल गया जो इस कैपेसिटर में आया है। अब इस चार्ज को और इसका जो वोल्टेज है इन दोनों की हेल्प से हम इसकी कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। तो C2 इज इक्वल टू Q2/V। याद रहे कि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। तो Q2 की वैल्यू हमने निकाली है 1500, जबकि वोल्टेज 35 है। दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया राउंड ऑफ करने के बाद 43 PF। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेकंड वीडियो, और अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।